भूपेश बघेल वर्सेस रमन सिंह ये चुनाव हो रहा है। हालांकि अगर साहू समुदाय के लोग अगर भाजपा को समर्थन देते हैं तो भाजपा जीत की ओर अग्रसर होगी। कांग्रेस के लिए चुनौती तो साबित होगी। तो जाति समीकरण उतना इफेक्ट नहीं डालेगा इस चुनाव में। नमस्कार, छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं हूं परमानंद रचक। लोकसभा चुनाव के लिए राजनांदगांव सीट से भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा सांसद संतोष पांडे को टिकट दी है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मैदान पर उतारा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक बुद्धदेव जी मौजूद हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं किस तरह समीकरण बैठता नजर आ रहा है। जी बताएं, किस तरह समीकरण बैठता नजर आ रहा है, क्या मुद्दे हावी होंगे? समीकरण जो कहना चाहिए, परिणाम बहुत चकित करने वाला होगा। फिलहाल इतने कहा जा सकता है कि संतोष पांडे की तुलना में भूपेश बघेल जी बहुत दीर्घ अनुभवी है राजनीति में, और शासन प्रशासन का उन्हें लंबा अनुभव रहा है। पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और संतोष पांडे जी वर्तमान में सिटी एमपी हैं, तो उनका भी 5 साल का अनुभव उनका रहा हुआ है। लेकिन राजनीति में बहुत लेट आया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक से वे जुड़े रहे और उनका एक स्वयं के अनुशासन है और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत संगठनात्मक एक कैडर पार्टी है, तो उसका लाभ संतोष पांडे को जरूर मिलेगा। और भूपेश बघेल जी के बारे में यही कहना चाहूँगा कि राजनांदगांव का सौभाग्य है, एक ऐसे वरिष्ठ राजनीतिज्ञ को यहाँ पर एक उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया है। और भूपेश बघेल जी, जहाँ तक कांग्रेस को यहाँ संगठन है, निश्चय वो अपने साथ में लेके चल रहे हैं। और ये जो दोनों की जो एक प्रतिद्वंदिता है वो ज़बरदस्त रहेगी और एक उसके परिणाम आएंगे। जहाँ तक चुनाव को लेकर के वर्तमान जो मतदाता का जो मूड दिख रहा है, वो फिलहाल इतना समझ में आ रहा है कि भाई थोड़ी बहुत जो महंगाई है, बेरोज़गारी है और भ्रष्टाचार तो कोई है ही है, जहाँ पर है जो है सो है, उतना सामने में नहीं आ रहा है। लेकिन भ्रष्टाचार है, इतना लोग समझ रहे हैं। कहने के लोगों को मने उद्विग्नता है। और ये जो चीज़ है, ये भाजपा के थोड़ा से अगेंस्ट में जाती है कि ज़मीनी स्तर पर बहुत ही ज़्यादा गरीबी है, बेकारी है और महंगाई चरम सीमा पर है। और ये जो थोड़ी बहुत ऐसे मान लीजिए ऐसी चुनाव के समय में ऐसी जो योजनाएं निकलती है पैसे बांटने की, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कि उसका कोई खास असर जनता में होने वाला नहीं है। और इस प्रकार से असर जो लगता है कि 10 साल के भाजपा के बाद में परिणाम कुछ भी आश्चर्य से होंगे। और ये जो है भूपेश बघेल और संतोष पांडे के बीच के जो टक्कर है, उसके बीच में लगभग जो गैर राजनीतिक लोग हैं उन्हें अगर छोड़ दें तो राजनीतिक लोगों ने तो अपना मन मनाए ही हैं। लेकिन गैर राजनीतिक लोग भी, जो एक वर्ग, बहुत बड़ा वर्ग होता है, उसके परिणाम, उनकी सोच, उनका मतदान परिणाम मूलक रहेगा। और गैर राजनीतिक जो जितना बड़ा वर्ग है, वो पूरा के पूरा जो है वो फिलहाल कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं सत्ता विरोधी लहर भी है। जी, जाति समीकरण की बात की जाए लोकसभा क्षेत्र राजनांदगांव में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो जाति समीकरण के किस तरह बैठता नजर आ रहा है कांग्रेस और भाजपा के पक्ष में? जाति समीकरण का निस्संदेह मायने तो रखता है, अपने आप में उसको मीनिंगफुल है। लेकिन जाति समीकरण को लेकर भी जहाँ तक केंद्र की बात है, तो केंद्र की जो ये अपना संसदीय चुनाव हो रहा है, तो उसमें जाति समीकरण उतना मायने नहीं रखता। क्योंकि जो मूलभूत जो आवश्यकता है, मूलभूत जो समस्या है, और एक राष्ट्रवाद भी है। राष्ट्रवाद में निस्संदेह भाजपा ने बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की हुई है। तो यहाँ पर वो जातिवाद कोई मायने नहीं रखता। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जो है एक वर्ग उनसे जुड़ा हुआ है। और निस्संदेह राजनीतिक दल जातिवाद को बहुत ज़्यादा प्रश्रय देते हैं और उनका समर्थन करते हैं, उनको प्राथमिकता देते हैं। लेकिन राजनीति में अब लोग बहुत परिपक्व हो चुका है, मतदाता आजकल सारी बातों को समझता है। इसलिए जाति समीकरण भी जो है वो उतना सार्थक होगा ऐसा मैं नहीं समझता। पूर्व के जो चुनाव होते थे वो मुद्दे आधारित होते थे, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो या सड़क का मुद्दा हो। अब मैनिफेस्टो आधारित चुनाव होते जा रहे हैं। तो जो फ्री में जो बांटने की जो कल्चर है, जिसको रेवड़ी कल्चर कहा जाता है, तो कितना सहमत हैं आप इसमें? बिल्कुल असहमत हूँ। रेवड़ी कल्चर से किसी का भी भला होने वाला नहीं है। और रेवड़ी कल्चर भी टैक्स पेयर लोग के पैसे हैं, जिसका दुरुपयोग हो रहा है, जिसको राजनीतिज्ञ लोग, शासक लोग उसका मनमाना
अपना फ़ायदा, राजनीतिक फ़ायदा सत्ता प्राप्त करने के लिए उठा रहे हैं। रेवड़ी कल्चर फिर भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों रेवड़ी कल्चर से ओतप्रोत हैं और मैं इसका पूर्णतः इसका विरोध करता हूँ और असहमत हूँ मैं। मोदी जी की गारंटी और भूपेश का दो जिले एक नवीन जिले का सौगात देना कितना प्रभावशील होगा लोकसभा क्षेत्र के लिए? जहाँ तक गारंटी वाली बात है तो गारंटी पर भी लोगों को उतना भरोसा नहीं रहा। वो इसलिए नहीं रहा कि पिछले बार भी लोगों ने सब देखा है, बहुत सारे ऐसे लुभावने वादे हुए और प्रचार प्रसार ज़्यादा रहता है। प्रचार प्रसार के भरोसे अगर माने तो बात दूसरी है, बाकी ज़मीनी स्तर पर तो इसका कोई माने कोई ऐसे अनुकूल परिणाम आएंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है। और जो एक नया जिला जो भूपेश बघेल ने अपने मुख्यमंत्री काल में बनाया, उसका फ़ायदा निश्चय कांग्रेस को मिलेगा। राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह हैं। राजनांदगांव को डॉक्टर रमन सिंह का गढ़ माना जाता है। क्या भूपेश बघेल इस किला को भेद पाएंगे? निश्चय ही भेद पाएंगे। उसका मैं कारण बताऊं कि रमन सिंह निसंदेह लोकप्रिय हैं। आज अभिषेक यहाँ के पूर्व सांसद रहे हैं, उनको टिकट मिलती तो कुछ बात कुछ और होती। पिछड़ा वर्ग से अगर मधुसूदन जी यादव को टिकट मिलती तो कुछ बात और होती। जो संतोष पांडे को जो रिपीट किया गया है उसे राजनांदगांव की लगभग जो जनता से मैं सुनता हूँ, मिलता हूँ, मैं भी एक पत्रकार हूँ, तो मुझे लगता है बड़े विक्षुब्ध हैं वो लोग। और यहाँ तक कि मैं आपको और बताना चाहूँगा कि कवर्धा क्षेत्र के भी लोग जो पहले वहाँ पर ब्राह्मण वर्ग से विजय शर्मा आ गए, वो विधायक बने वहाँ के, और वर्तमान में भी ब्राह्मण वर्ग से संतोष पांडे को टिकट दी गई है। वहाँ भी पिछड़ा वर्ग की वहाँ पर कवर्धा के अंदर बहुत ज़्यादा उपेक्षा की गई है। मेरी बात उन लोगों से होती रही है, तो पिछड़ा वर्ग भी ओबीसी वर्ग जो है संतोष पांडे के कैंडिडेट बनने से उतना खुश नहीं है। इसका फ़ायदा जो है वो कांग्रेस को जहाँ तक मिलने की उम्मीद है। और जहाँ तक रमन सिंह की लोकप्रियता है वो निसंदेह बहुत अच्छी है। और यहाँ लेकिन अब लोकसभा में रमन सिंह की जो माने उपस्थिति है वो कितना लोग लेते हैं वो अलग बात है। ये सादराम यादव हत्याकांड और झंडा कांड कितना प्रभावित करेगा चुनाव को? कवर्धा के अंदर में ये जो है वो भाजपा के पक्ष में जाता है, जिसका परिणाम हमने अभी गत विधानसभा चुनाव में हमने देखा है। लेकिन ये जो है एक भूली बिसरी यादें हो गई हैं। केंद्र के मुद्दे अलग होते हैं, राज्य के अलग होते हैं, और एक क्षेत्रीय मुद्दे अलग होते हैं। और ये केंद्र के राष्ट्रीय मुद्दे पर अगर देखा जाए, ये मुद्दा जो फिलहाल उतना प्रभावित नहीं करेगा। जी, लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा सांसद को टिकट दी है, वहीं कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टिकट दिया है। किस तरह के राजनीतिक समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? क्या लगता है आपको चुनाव को लेकर? जी हाँ, निश्चित ही कह सकते हैं कि राजनांदगांव जो सीट है वो वीआईपी सीट रहा है और पूरे प्रदेश की नज़र लगातार यहाँ रहती है। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री जो रमन सिंह हैं वो लगातार यहाँ से चुनाव जीतते आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर की अब ये कह सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब चुनावी मैदान पे यहाँ लोकसभा के प्रत्याशी बन के उतर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल वर्सेस रमन सिंह ये चुनाव हो रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने संतोष पांडे को चुनावी मैदान में उतारा है और उन्होंने भी राजनांदगांव शहर के लिए या कहें रेल ट्रेन रुकवाने के लिए कई उपलब्धियां उनकी सामने हैं। वैसे कांग्रेस पार्टी भी अपने विधानसभा सत्र में या कहें अपने सरकार के दौरान यहाँ के लिए काम की है। तो कहीं ना कहीं अब जो चुनाव है वो कांटे की टक्कर दोनों प्रत्याशियों के बीच देखी जा सकती है और यहाँ जो मुकाबला रहेगा भाजपा और कांग्रेस के बीच वो रोचक रहेगा। जी, आप न्यूज़ 18 के पत्रकार हैं। राजनांदगांव जिले में जाति समीकरण को लेकर क्या कहेंगे? राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से 5 में कांग्रेस काबिज है और 3 में भाजपा काबिज है, तो क्या कहेंगे? जी हाँ, ये कहा जा सकता है कि जो राजनांदगांव लोकसभा सीट है उसमें 5 कांग्रेस विधानसभा सीटों पे काबिज है और 3 जो सीटें हैं बीजेपी के पास हैं विधानसभा जो सीटें हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो दोनों प्रत्याशियों के बीच कड़ा होने वाला है। वहीं जाति समीकरण की आप बात कर रहे हैं तो शाहू बाहुल्य और लोधी बाहुल क्षेत्र होने के कारण जो जाति जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं दोनों प्रत्याशियों के लिए चुनौती भरा रहेगा। और जाति जो समीकरण है वो किस करवट बैठता है वो लोकसभा चुनाव के बाद वो परिणाम आने के बाद ही समझ में आएगा कि जो शाहू समुदाय है, शाहू समाज के जो लोग हैं और लोधी समाज के लोग हैं वो भाजपा को समर्थन देते हैं कि कांग्रेस को समर्थन देते हैं। लेकिन
अगर साहू समुदाय के लोग अगर भाजपा को समर्थन देते हैं तो भाजपा जीत की ओर अग्रसर होगी। अगर कांग्रेस की ओर साहू समाज के लोग समर्थन करते हैं तो कांग्रेस जीत की ओर अग्रसर होगी। लेकिन देखने वाली बात तो ये होगी कि यह लोकसभा का चुनाव है, मोदी की गारंटी भी सामने है और कांग्रेस भी है, तो कहीं ना कहीं जो दोनों चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं और किस प्रत्याशी की जीत होगी वो जनता तय करेगी। डॉक्टर रमन सिंह यहाँ के मौजूदा विधायक हैं। राजनांदगांव को डॉक्टर रमन सिंह का गढ़ माना जाता है। क्या भूपेश बघेल इस किला को भेद पाएंगे? निश्चित ही ये कह सकते हैं कि ये जो लोकसभा सीट भी है और विधानसभा सीट भी है वो भाजपा का गढ़ कहा जा सकता है राजनांदगांव सीट को। लेकिन भूपेश बघेल जो हैं वो भी मंझे हुए राजनीतिक के खिलाड़ी हैं और बड़ा नाम है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और इधर से जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं संतोष पांडे, वो लगातार दूसरी बार अब चुनावी मैदान में हैं और मोदी की गारंटी सामने है। तो जो चुनाव भी जो समर है वो बहुत कसम भरा रहेगा और जीत हार किसी एक पार्टी के लिए नहीं कहा जा सकता। किसी की भी जीत हो सकती है, किसी की भी हार हो सकती है, वो राजनांदगांव की जनता तय करती है। जी बताएं, राजनांदगांव की स्थिति साफ हो गई है। राजनांदगांव लोकसभा चुनाव के लिए मौजूदा सांसद को टिकट दिया गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस ने टिकट मैदान पर उतारे हैं। क्या समीकरण लगता है, क्या मुद्दे होंगे, कौन किस पे भारी पड़ेगा, बताएं। देखिए, राजनांदगांव जो लोकसभा के चुनाव वो अब बहुत दिलचस्प हो गया है। पिछले बार के जो सांसद हैं उनको रिपीट किया गया है और इस बार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यहाँ से चुनाव में उतारा गया है। तो देखने वाली बात है कि एक तरफ अपन देखें छत्तीसगढ़ का पूर्व मुख्यमंत्री है और दूसरी तरफ 2 बार के सांसद हैं। तो चुनाव बहुत है जो वो दिलचस्प होने वाला है। देखने वाली बात ये है कि लोकसभा चुनाव जो प्रधानमंत्री के चेहरे पे लड़ा जा रहा है तो वो ज़्यादा हावी रहेंगे या फिर पूर्व मुख्यमंत्री जो 5 साल छत्तीसगढ़ में शासन किया है वो अपने जो काम काज को है वो लेके जाएंगे जनता के बीच। तो देखने वाली बात है कि चुनाव जो रहेगा वो दिलचस्प रहेगा। क्या मुद्दे होंगे ज़्यादातर? आप मुद्दे क्या होंगे ज़्यादातर? मुद्दे यही है कि लोकसभा का चुनाव है तो मुद्दे जो है ज़्यादातर जो है वो देश के जो मुद्दे हैं जैसे महतारी वंदना और नल जल योजना, जो बहुत सारी जो मुद्दा है वो सांसद अपने क्रियान्वयन करेंगे। और जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो जो 5 साल अपना जो विकास कार्य जो किए हैं, नरवा घुरवा बाड़ी और गोबर खरीदी, ये सब लेके जनता के बीच जाएंगे। जो किसानों को जो धान जो खरीदी है वो उसमें वो सब मुद्दे रखेंगे भूपेश बघेल जी। राजनांदगांव को रमन का गढ़ माना जाता है। क्या भूपेश बघेल इस किला को भेद पाएंगे? नहीं, देखिए, रमन सिंह जो है वो पिछले 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और पिछले 15 साल से राजनांदगांव के विधायक भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो उनका क्षेत्र है और ये बेनिफिट सांसद जी को मिलेंगे, इसमें कोई दो बात नहीं है। राजनांदगांव लोकसभा के लिए स्थिति अब साफ हो गई है। राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार चुके हैं। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, किस तरह समीकरण बैठता नजर आ रहा है, कौन किस पर हावी होगा, ये बताएं। राजनांदगांव से भाजपा ने संतोष पांडे के ऊपर भरोसा जताया है, वहीं कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ऊपर भरोसा जताया है। सबसे बड़ी चुनौती जो कांग्रेस के लिए होगी, पिछले लोकसभा चुनाव में संतोष पांडे जी ने जो जीत दर्ज की थी वो लगभग 1,11,000 मतों से विजय प्राप्त की थी। और विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो डॉक्टर रमन सिंह ने लगभग 40,000 से अधिक मतों से विजय हुए थे। तो सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए जो होगी कि ये जो वोट के अंतर है इसको कैसे सुधारा जाए, क्या किया जाए, क्या रणनीति अपनाया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए होगी। ये डॉक्टर रमन सिंह का गढ़ माना जाता है, मौजूदा विधायक है यहाँ पे। क्या भूपेश बघेल इस किला को तोड़ पाएंगे? कहीं ना कहीं जनता में जो चर्चाएं हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है, कहीं ये हावी ना हो जाए। और डॉक्टर रमन सिंह जी का गढ़ है, पिछले बार वो लगातार जीतते आ रहे हैं इसे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चुनौती तो साबित होगी।
ये कांग्रेस में गुटबाजी देखी जा रही है, लगातार गुटबाजी का दौर भी चल रहा है। अब विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस बिखरे बिखरे नजर आ रहे हैं, तो भूपेश बघेल इनको किस तरह से एकत्रित कर पाएंगे? अब ये पार्टी का मुद्दा है, जो सबसे बड़ी चुनौती है वो यही है कि अपने कार्यकर्ताओं को कैसे एकजुट किया जाए। इस बारे में सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस की यही होगी। जाति समीकरण की बात करें तो राजनांदगांव जिले में किस तरह जाति समीकरण बैठता नजर आ रहा है आपको? किसके पक्ष में दिखाई दे रहा है जाति समीकरण? अगर बात की जाए जाति समीकरण की तो अलग अलग क्षेत्र में, जैसे मोहला मानपुर हो गया, उधर आदिवासी समाज के वोट ज़्यादा हैं। खैरागढ़ क्षेत्र हो गया, उधर लोधी वर्मा समाज के वोट ज़्यादा हैं। तो जाति समीकरण उतना इफेक्ट नहीं डालेगा इस चुनाव में। भाजपा के लिए मोदी की गारंटी नज़र आ रही है, रामलला का मुद्दा नज़र आ रहा है। कांग्रेस के लिए क्या मुद्दे हो सकते हैं? कांग्रेस के लिए मुद्दे ये कहीं ना कहीं तो भाजपा का ये प्लस पॉइंट निकलेगा ही, जो रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा है। और कल उन्होंने मातारी वंदन योजना के तहत सभी महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये हस्तांतरित किए, तो कहीं ना कहीं इसका प्लस पॉइंट भाजपा को मिलेगा। जी, आप दैनिक भारतीय के सीनियर रिपोर्टर हैं। राजनांदगांव लोकसभा के लिए कांग्रेस ने जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मैदान में उतारा है, वहीं भाजपा ने मौजूदा सांसद को टिकट दी है, संतोष पांडे को टिकट दी है। किस तरह समीकरण बैठता नजर आ रहा है? कौन किस पे भारी पड़ता नजर दिखता है? देखिए, राजनांदगांव लोकसभा की बात करें तो मुकाबला तो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है ना, क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री को मैदान में लाई है, वहीं वर्तमान में जो सांसद है संतोष पांडे जी, वो मैदान में है। और चूंकि भाजपा जो है वो उसका मुख्य मुद्दा कहा जाए तो अभी हिंदुत्व का जो चल रहा है वो उसके आधार पर चल रही है। और कांग्रेस जो है वो जो विगत माह में जो विधानसभा चुनाव हुए, जो ज़िले में 5 विधानसभा क्षेत्रों में जो कांग्रेस की जो सीट आई, उसको जिसमें उन्होंने जीत हासिल की, उसको मद्देनज़र वो मुख्यमंत्री जैसे बड़े चेहरे को राजनांदगांव क्षेत्र में उतारे हैं। तो निश्चित ही ये तो बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है। राजनांदगांव सहित मतलब पूरे प्रदेश सहित पूरे देश के लिए ये हमारा जो लोकसभा क्षेत्र है वो अब बहुत ऊपर तक के वो होगा, है ना, कि इसकी मतलब चर्चाएं चलेंगी। और रही बात मुद्दे की, तो मुद्दे ऐसे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने काफ़ी सौगातें दी, जैसे कि राजनांदगांव को में 3 जिलों में विभक्त किया। आपका खैरागढ़ हो गया, आपका इधर मानपुर मोहल्ला हो गया। हाँ, उससे थोड़ा सा ये हुआ कि राजनांदगांव जिले के जो क्षेत्रफल है वो थोड़ा कम हुआ है, मगर उसमें थोड़ा सा प्रभाव है, मगर काफ़ी कुछ है। दूसरी बात अगर देखा जाए संतोष पांडे जी, तो संतोष पांडे जी भी काफ़ी कुछ किए हैं। जैसे कई वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज, कई ट्रेनें जो हैं उनका स्टॉपेज किए हैं। राजनांदगांव की कई मुद्दों को उनने लोकसभा में उठाया है। तो इस प्रकार देखा जाए, अगर दोनों पक्ष देखा जाए तो काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होगा। और ये बहुत ही वो है। और देखा जाए तो अब आखिरी में जनता ही बता पाएगी क्या परिणाम होता है, मगर यह है कि देश के लिए बहुत ही जाना पहचाना नाम हो जाएगा। काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट हो चुका है ये राजनांदगांव जो है। जी, राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट हो गया है। परमानंद रजक, छत्तीसगढ़ तक, राजनांदगांव।